नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हम आपके गद्य विभाग से जो चौथा पाठ है बिंदा, इसको हम देख रहे थे, महादेव वर्मा का लिखा हुआ। तो पाठ कुछ इस तरह था कि फ्लैशबैक में देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा बिंदा का कामकाज के बारे में, उसके हरकतों के बारे में महादेव वर्मा, बालिका महादेव वर्मा बता रहे हैं। छत पर जाकर वो बिंदा के घर में झांक कर देखते हैं, पीछे की तरफ उनका आंगन है। वहां पे बिंदा किस तरह से आंगन में एक तरह से घूमते फिरते हैं, झाड़ू देना हो, आग जलाना हो, कभी आंगन में से नल से पानी लाकर बड़े से भगोने में भरना हो, इस तरह से। और मोहन के लिए अपनी नई अम्मा के पास मोहन के लिए दूध का कटोरा लेके जाना हो, ये सब कुछ करना देखकर महादेव वर्मा को एक तरह से बाजीगर के तमाशे की तरह लग रहा था, क्योंकि ऐसे इतने सारे काम इतनी छोटी बच्ची कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी कदकाठी की रहने वाली महादेव वर्मा एक काम भी घर में नहीं कर रही थी। उसके बारे में बताते हैं कि कभी भी मैं घर में एक काम भी नहीं किया, उधम मचाया, इतना परेशान किया, कभी मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं है, कभी भी मुझे मारा नहीं है, और ना ही घर से निकालने की बात कही है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बिंदा कर रही है, जिसकी वजह से उसकी नई अम्मा उस पर रोज बरस रही है। तो आगे देखिए, और उसके साथ साथ माँ से वो पूछती भी है कि क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है, प्रश्न करती है माँ से। लेकिन माँ के तरफ से केवल इतना ही उत्तर मिलता है कि हाँ मेरी तरह ही है। लेकिन वो बात उनको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर है तो क्यों प्यार नहीं दिखाती बिंदा से, वो क्यों प्यार नहीं करती, क्यों बार बार मारती रहती है, क्यों उसके एक तरह से रोदन का कारण बनी हुई है, ये सब कुछ सोचती रहती है बालिका महादेव वर्मा। आगे वो बिंदा की कदकाठी के बारे में बताती हैं कि वो उम्र में उनसे बड़ी है, लेकिन छोटे कदकाठी होने के कारण, छोटा एक तरह से शरीर होने के कारण उनके बराबर की थी। और आगे भी 2 पैसे में मिलने वाली एक तरह से मिठाई की कचड़ी नामक की मिठाई जो पतली होती है, उतनी पतली उसकी चमड़ी है, ऊपर के अंदर के हरे नस या रग दिखाई दे रहे हैं। और एक तरह से हमेशा एक डर से जीने वाली लड़की है। कभी कोई भी चीज आवाज करे एकदम से बिजक पड़ती है, एकदम से थरथरा उठती है। और यहाँ तक कि अगर उसकी छोटी अम्मा यानी कि पंडिताइन चाची की थोड़ी सी भी आवाज सुनाई दे या ऊंचा स्वर सुनाई दे, वो कांपने लगती है। तो इतना बताया था। और आगे देखिए, एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तो क्या कह रहे हैं दोनों, महादेव वर्मा और बिंदा दोनों बैठकर आसमान के तारे गिनते समय, अर्थात बिंदा गिन रही है और गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली करके बिंदा कहती है कि वो है मेरी अम्मा। यानी कि यहाँ पे महादेव वर्मा को समझ में नहीं आता। देखिए क्या होता है। तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। महादेव वर्मा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसकी माँ घर में है जिसको नई अम्मा कहती है, फिर ये कौन सी अम्मा है जिसके बारे में वो तारे दिखाते हुए बातें कर रही है। आगे देखिए, क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? प्रश्न करती है अपने मन में, क्या सचमुच एक तारा, 2 माताएं होती हैं, एक तारा बनकर ऊपर रहती हैं, दूसरी घर में रहती हैं, ऐसा कुछ है? प्रश्न करती है। पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए। तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती हैं। तो बिंदा ने उसको समझाया कि उसकी माता का मृत्यु हो गया है, देहांत हो गई और वो तारा बन गई है। तब उसको पता चला, कुछ अल्फाज पता चले कि जिस माता को ईश्वर बुला लेता है अपने पास, वो तारा बनकर ऊपर से अपने बच्चों को देखती रहती है।
वह बिंदा की नई अम्मा जैसी जो बहुत सज धज घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। अर्थात दूसरी जो माता आती है सज धज के वो बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज की पराजय स्वीकार करना नहीं चाहती थी, इसीलिए इसी से मैंने सोचकर कहा तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं कहती, फिर वे नई नहीं रहेंगी और डांटेगी नहीं। तुम उनको जो अभी तुम्हारी नई अम्मा है उसको ही पुरानी अम्मा बुला लो या अपनी माता स्वीकार कर लो, तो फिर वो तुम्हें डांटेंगी भी नहीं और ना ही वो नहीं रहेंगी, तो उनको मान लो। लेकिन बिंदा, देखिए बिंदा को मेरा उपाय कुछ अच्छा नहीं लगा, जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते हुए और नई अम्मा को पालकी में बैठ कर आते हुए देख चुकी है। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए सही नहीं था। अगर बिंदा ने अपनी पुरानी अम्मा को मरते हुए या स्मशान ले जाते हुए नहीं देखा होता तो शायद वो अपने पुरानी माता की जगह इस माता को बिठा सकती थी। लेकिन यहाँ पे बिंदा देख चुकी है कि उसकी जो पुरानी माता है, उसकी जन्म देने वाली माता है, उसको उसके शव को स्मशान ले जाते हुए उसने देखा है, यानी कि खुली पालकी, यानी कि शव को ले जाने वाला जो क्या कहते हैं वो उसके ऊपर लेट कर जाते हुए देखा है और खुली पालकी में वो नई अम्मा को बैठ कर आते हुए देख चुकी है। इसलिए अपनी माता की जगह, अपनी असली माता की जगह किसी अन्य को रखना, पदच्युत करके यानी कि हटाकर किसी अन्य को रखना बिंदा को पसंद नहीं है। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः अभी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाने के लिए आपको कहे। अपनी माता से कहती है, रात के समय भयभीत होकर अपनी माता को करीब लेकर बोलती है कि तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान तुम्हें कितना भी चमकीला तारा बनाने का वादा दे या प्रॉमिस करे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई थी कि मैंने अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी, फिर मेरा दूध, बिस्किट, जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे भी बिंदा बनना पड़ेगा। अगर तुम चली गई तो नई अम्मा, मेरी भी कोई नई अम्मा पालकी में बैठकर आएगी और मेरा दूध, बिस्किट, जलेबी सब खाना बंद कर देगी और मुझे भी बिंदा जैसी बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे माँ पहले सवाल का भी उत्तर दे भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही महादेव माँ, बालिका महादेव माँ और एक आशय उनके सामने रख देती है, जिसको कोई भी सुनेगा तो अपने रोदन को नहीं रोक पाएगा, अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएगा। माँ का उत्तर मुझे स्मरण नहीं कि उन्होंने क्या जवाब दिया, पर इतना याद है कि उस रात पूरी रात उनकी साड़ी पल्लू, धोती यानी कि साड़ी की पल्लू को पकड़कर, घट पकड़कर, मजबूत पकड़कर दबा कर ही वो सो पाई थी। तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को जब डर लगता है या कुछ भयानक दृश्य देख लेते हैं तो रात भर माता पिताओं से चिपक कर सोने की आदत होती है या चिपक कर सोते हैं। मानसिक अवस्था इतनी होती है कि माता पिता को करीब रखकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डर दूर करने की क्षमता केवल माता पिता को होती है। तो यहाँ पर भी माता के पल्लू को पकड़कर सोना महादेव और माँ का एक तरह से अपने डर को दूर करना था। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। बिंदा क्या अपराध करती थी, कौन से अपराध करती थी, वो कुछ पता नहीं था। पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी।
तो यहाँ पे वो क्या अपराध करती थी, कौन से ऐसे गुनाह करते थे कुछ पता नहीं है, लेकिन पंडिताइन चाची के सजाएं जो भी उनसे दंड निकलते हैं वो सभी दंडों के बारे में महादेव वर्मा को पता था। वो कौन से दंड देखिए, गर्मी के दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा। जब गर्मी का प्रकोप छाया हुआ है और आंगन का फर्श इतना जल रहा है कि उस पर नंगे पैर चलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां पर बिंदा को खड़ा हुआ देखा, वो भी बार बार पैरों को उठाते हुए। क्यों? क्योंकि गर्मी से उसके पैर, गर्म से उसके पैर जल रहे हैं, फिर भी उसको सजा के तौर पर वहां पे खड़ा किया गया है। बार बार वो पैर उठा रही है अपने पैरों को बचाने के लिए और आंसू बहा रही है। चौके के कंबे से दिन भर बांधा पाया था। चौका यानी कि जहां पर बीच का एक तरह से छत रहती है उसको मजबूत बनाने के लिए या उसको मजबूती से खड़ा करने के लिए एक खंबा लगाया जाता है बीच में, जिसकी वजह से पूरा छत खड़ा रहता है। उस खंबे से बिंदा को बांध कर दिन भर रखा गया था। ये भी एक तरह से पनिशमेंट है। और भूख से मुरझाए मुख के साथ पैरों नहीं अम्मा और कटोले को सोते मोहन पर पंखा चलाते देखा। और भूख से बेहाल होकर अपने मुरझाए मुख के साथ वो घंटों तक बैठकर मोहन यानी कि नई अम्मा का जो पुत्र है, छोटा सा पुत्र है, उसके लिए और उसकी नई अम्मा के लिए पंखा हिलाते हुए महादेव वर्मा देखे थे। अर्थात यहाँ पे उसकी कोई भी अच्छाई यानी कि नई अम्मा की कोई अच्छाई वहां पे दिखाई नहीं दी, केवल दंड ही दंड दिखाई दे रहे थे। इसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता। केवल अपराध करने पर ही नहीं दंड मिलता उसको, बल्कि अपराध ना करने पर भी दंड मिलता था। कभी कभी वो अच्छा काम कर लिया, अच्छी तरह से कामकाज कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, तब भी उसको दंड मिलता था। क्यों? क्योंकि एक दंड देना, दंड एक तरह से सुनाना, एक तरह से उनकी नई अम्मा की आदत बन गई थी। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही बाल मोटा और मुराला बाल निकला, पर दंड मिला बिंदा को। देखिए यहाँ पे पंडित जी खाने के लिए बैठे हुए हैं, उनके थाली में एक बड़ा सा लंबा सा बाल, घुंघराले बाल मिले, और पता है कि ऐसे बाल केवल पंडिताइन चाची के होते हैं, लेकिन यहाँ पे दंड किसको मिला? बिंदा है। और आगे देखिए, उसके छोटे छोटे हाथों से न धुल सकने वाले उलझे तेलहीन बाल कभी अपने स्वाभाविक गोरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। उसके छोटे छोटे हाथों से ही न धुल पाने वाले बाल, लंबे बाल, और कभी कभी उलझे बाल, अर्थात लगातार तेल ना लगाने की वजह से वो उलझ गए हैं, इतना सीधे सीधे नहीं है, वो उलझे हुए बाल, और एक तरह से भूरे, अर्थात धूप के कारण जल गए हैं, भूरा रंग आ चुका है, एक तरह से ब्राउन कलर आ चुके हैं। ऐसे बाल महादेव वर्मा को अच्छे लगते थे, लेकिन काले बाल दिखने के बावजूद इसको दंड मिलना कैसा न्याय वो यहाँ पे दिखा रही हैं। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान पर बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया, अर्थात उसके पूरे बालों को, लंबे बालों को काट कर इतना छोटा छोटा कर दिया जैसे बिल्ली के बदन पर होते हैं। तो यहाँ पर सोचिए कि लंबे बाल आने कहाँ से आएंगे? तो मुझे रुलाई सी आने लगी, पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के हैं। तो यहाँ पे देखिए कैंची से काट कर उसको अलग कर रही हैं। उस वक्त महादेव वर्मा को अवश्य ही उनका एक कठोरपन देखकर रोना आ गया, लेकिन
बिंदा बिल्कुल चुपचाप उनके ऐसे उनके हवाले करके बैठे हुए थे, अपना सर और अपने बाल जैसे कि वो उसका है ही नहीं, और कैंची से काट कर फेंकने तक वो चुपचाप बैठी रही। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे की कहानी हम लेकर कल फिर उपस्थित होंगे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।